हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल देव कंपटीशन में। और आज इस वीडियो में हम याद करने जा रहे हैं आर्टिकल्स 12 से लेके 24 तक। पिछली वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 1 से लेके 11 तक हम याद कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है जाकर देख लें, 2-4-5 मिनट में आपको 1 से लेके 11 तक आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ सीरीज़ बनाई है 10 आर्टिकल्स को लेकर, हम ये वीडियो बनाते हैं जो बहुत ईज़िली 2-4-5 मिनट में आपको याद करवा देते हैं प्रोविजंस। और जैसे कि किसी भी एग्ज़ाम को ले सकते हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है। तो इस हिसाब से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, और सिर्फ पॉलिटी में ही नहीं लगभग सभी सब्जेक्ट्स में। क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए हमें चीज़ें मेमोराइज़ करनी पड़ती है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो हमारा पर्पस ये है कि हम आपका टाइम जो है वो सेव कर सकें। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो हम उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके 24 की बात करते हैं, और इसके लिए आपको जाननी होगी पृथ्वीराज की जो कहानी थी उसको। पृथ्वीराज जो कि एक बहुत ज़बरदस्त राजा था, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बलशाली और बहुत फेमस राजा था। और उसके पास 12 राज्य थे टोटल, बड़े बड़े 12 राज्य उसके पास हुआ करते थे। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि कोई राजा इसलिए बड़ा नहीं होता कि उसके पास बहुत धनवान है, बल्कि कोई राजा इसलिए बड़ा होता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो पब्लिक है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो पृथ्वीराज के पास 12 बड़े बड़े राज्य थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, कि सब कुछ उसको पता नहीं रहता था कि भाई स्टेट में क्या चल रहा है। तो एक बार क्या होता है, इस ऐसी ही फैसला लेता है कि यार मैं चलो अपने राज्य में बीच में जाके जंगलों में जाके रहूँगा और देखूँगा कि वहाँ पर कैसा जीवन है। तो पृथ्वीराज सब कुछ त्याग देता है, सारा अपना जो धनवान है थोड़े दिनों के लिए वो त्याग देता है। कहता है मैं जंगल में जाकर थोड़ी सी साधना करूँगा और आम लोगों से मिलूँगा और जानूँगा वो कैसे जीते हैं। तो यहाँ पर वो अपने राज्य में निकल जाता है। वो जंगल में होता ही है, रोज़मर्रा की तरह अपना फल तोड़ता था, उसको खाता था, आग जलाता था, एक बहुत ही आदिवासी की तरह वो जीवन जी रहा था। एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही जंगल में जब वो अपने खाने के लिए फलों को ढूंढ रहा होता है, उसको ठोकर लगती है और वो देखता है कि ज़मीन में कुछ गड़ा हुआ है, और वहाँ से उसको एक किताब मिलती है। जब वो खोद के निकालता है तो वो देखता है अरे ये तो किताब है। और जब वो किताब को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी देश को कैसे चलाना चाहिए, किसी राज्य को कैसे चलाना चाहिए। वहाँ पर हो सकता है पुराने ज़माने में और हज़ारों साल पुराने ज़माने में वहाँ पर कोई राज्य हो और उस राज्य की किताब वहाँ पर हो। तो जब पृथ्वीराज उस किताब को पढ़ता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो यही देखता है कि अरे इतनी हज़ारों साल पुरानी किताब दबी हुई है और जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो उसके राज्य में आज इम्प्लीमेंट है भी नहीं। जैसे कि मेल्स और फीमेल्स को इक्वली मानना चाहिए, वो आज भी उसके राज्य में औरतों को जो है वो आदमियों से नीचे का दर्जा दिया जाता था। और इसीलिए उस बुक को पढ़ के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो बुक को पढ़ता है, वहाँ पर अपना टाइम बिताता है, उस बुक से सब कुछ सीखता है और ये देखता है कि कैसे उसका राज्य जो है उस बुक में लिखी हुई चीज़ों से अलग है। और वो ये फैसला लेता है कि जो भी चीज़ें इस बुक से अलग होंगी, इस बुक के खिलाफ होंगी, उसको वो कैंसिल कर देगा। अब वो सब कुछ अपना टाइम बिता के अपने राज्य वापस जाने लगता है। जब वो राज्य अपने अपने महल में वापस जा रहा होता है तो रास्ते में क्या देखता है कि वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, और लड़ाई एक मेल की और एक फीमेल के बीच में, एक आदमी और औरत के बीच में लड़ाई हो रही थी। हुआ ये था कि आदमी को कुछ काम करने के 100 रुपये या जितने भी पैसे उसको मिले थे, औरत को उतने पैसे नहीं मिले थे। जो सेठ था वो ये कह रहा था क्योंकि औरत बच्चे को संभालती है तो बच्चे को संभालने में उसका टाइम जाता है और सेठ का काम नहीं हो पाता, इसीलिए वो औरत को कम पैसे दे रहा था। पृथ्वीराज जब ये देखता है तो उसे वो बुक में लिखी बात याद आती है कि अब से पहले अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसको हामी भर देता, लेकिन वो किताब में देख चुका था, तो इसलिए अब वो सेठ के पास जाता है और उससे कहता है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो। सेठ बोलता है तुम कौन हो। तो पृथ्वीराज उसे बताता तो नहीं है कि वो राजा है, लेकिन वो अपने बल से उस सेठ को मजबूर कर देता है कि वो उस लेडी को जो है समान या इक्वल जो है वो पैसा दे। अब ये सारा मामला सॉर्ट आउट करने के बाद फिर से पृथ्वीराज अपने महल की तरफ जाता है, और महल में जब वो एंट्री करता है, अपने दरबार में पहुंचता है, तो क्या देखता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी, बहुत शोर हो रहा था।
तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ फैसला सुनाया जा रहा था। जब पृथ्वीराज स्टेज पर पहुँचता है तो देखता क्या है कि एक औरत थी जिसको बेड़ियों में, जंजीरों में बांधा हुआ था। तो सब देखते हैं कि राजा वापस आ जाता है, तो राजा राजा को सलाम करने लगते हैं, सैल्यूट करने लगते हैं, और राजा अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो वो वहाँ पर लोगों से पूछता है ये क्या हो रहा है, क्योंकि अब तो फैसला राजा को लेना था, बाकी लोगों को नहीं लेना था, जो उसके सेनापति या बाकी लोग थे। तो उसको पता चलता है कि ये जो लेडी थी एक नीची जाति से थी, और ये जो पानी पीने के कुएं बने हुए थे जो राज्य में, वहाँ से पानी पी रही थी, जिसकी वजह से जो इसको मनाई थी, और इसी वजह से इसको गिरफ्तार करके यहाँ ले आया गया था। पर राजा तो किताब में पढ़ चुका था। जब राजा उससे पूछता है कि तुमने ऐसे ऐसे किया, तो वो बताती है कि वो एक वॉरियर है, योद्धा है, पड़ोसी राज्य की, और यहाँ से गुजरती हुई जा रही थी, और उसने देखा, उसे प्यास लग रही थी, तो उसने पानी पिया, और इन लोगों ने उसको नीची जाति का मान कर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस पर राजा जो है वो एक दूसरा फैसला लेता है। राजा उसको देखता है, और उसकी उसकी कद काठी से वो समझ जाता है कि ये सच में एक वॉरियर है, और बहुत ज़बरदस्त वॉरियर है, और इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरे देश की सेनापति बनोगी, मेरे राज्य की सेनापति बनोगी। और ये सुनकर सबकी जो आंखें हैं सब शॉक में आ जाते हैं कि राजा कैसे किसी लेडी को, और लेडी और उस पर भी नीची जात की लेडी को कैसे सेनापति बना सकता है। और इसीलिए ये राजा तो पूछता है कि भाई सेनापति बनोगी, कि उसको उसको देख के, उसकी बॉडी को देख के, उसके हाथों को देख के उसमें साफ दिख रहा था कि ऐसे पावरफुल हैंड उसके। तो यहाँ पे जो राज्य में जो उसके वो थे मंत्रीगण, जो सेनापति और बाकी दूसरे लोग थे, वो सब वो करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये अछूत है, ये अछूत है। और अगर लेडी की हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अछूत है, ये नीची जाति की है, इसलिए हम जो है इसको सेनापति नहीं बना सकते। इस पर क्या होता है कि राजा उठता है, और उसका जो साइड में मुकुट रखा हुआ था, क्योंकि वो तो बाहर था तो वो साइड में रखा हुआ था, पर अब तो वो आ चुका, तो वो अपने मुकुट से कलगी निकालता है। कलगी जो आपने देखा होगा सहरे के ऊपर जो इस तरीके से बनी हुई होती है, वो सजाने का एक डेकोरेटिव होता है, वो कलगी निकालता है और उस लेडी को दे देता है। और ये उस राज्य का एक ट्रेडिशन था। ये एक ऐसा ट्रेडिशन था कि अगर मान लीजिए राजा ने कलगी किसी को दे दी, इसका मतलब वो फाइनल डिसीजन था। जैसे आपने बाहुबली देखी होगी, तो मेरा वचन ही है शासन, मतलब उसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये एंड था इसके। अगर राजा ने किसी को अपनी कलगी दे दी है, इसका मतलब अब सारी चीज़ ख़त्म, अब जो डिस्कशंस हो रहे थे वो सब ख़त्म। तो यहाँ पर वो कलगी उस लेडी को दे देता है, तो इससे ये फाइनल हो जाता है कि वो उसकी सेनापति बनेगी। सारे लोग चुप हो जाते हैं, उनको पता चल चुका था अब कुछ नहीं हो सकता। अब होता क्या है कि ये लेडी तो सेनापति बन चुकी थी, लेकिन इसके जो जो आइडियोलॉजी थी, जो थिंकिंग थी, वो राजा की तरह बहुत ज़्यादा मैच नहीं करती थी। मतलब गलती हर किसी इंसान से होती है। तो ऐसे ही ये थोड़ा समय बीत जाता है, और ये अपना राज्य में घूम रही होती है। घूमते घूमते देख रही होती है कि लोग जो है वो राजा को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि राजा ने उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी कि भैया मेरे जो स्टेट है उसमें जाकर आप पता करो। तो ये वहाँ पर लोगों से मिल रही होती है, इसको इसने छुपा रखा था अपने वैसे आइडेंटिटी। तो ये एक जगह पर जाके खड़ी हो जाती है जहाँ पर एक 19 साल का लड़का था। 19 साल का लड़का कितना बड़ा होता है हम सब जान सकते हैं। ना उसकी दाढ़ी थी, ना मूछें थी, बहुत नॉर्मल सा बेचारा सा यंग सा लड़का। और वो राजा को बुरा भला बोल रहा था कि राजा बेकार है, राजा ऐसा है वैसा है, राजा अपनी मर्जी चलाता है, राजा के जो मन में होता है वो करता है, गलत करता है। कुल मिला के वो राजा के बारे में जो है अपशब्द गलत बातें बोल रहा था। और वो कुछ हद तक ठीक भी थी, क्योंकि इतने बड़े राज्य के लिए एक राजा जो है वो सारी चीज़ों को संभाल नहीं सकता, तो कुछ चीज़ें अक्सर छूट जाती हैं। कुछ कुछ लोग जो गरीब हैं वो छूट जाते हैं। तो ये उन्हीं को क्रिटिसाइज़ कर रहा था कि सारे गरीब अभी भी ऐसे के ऐसे ही हैं, राजा बेकार है, राजा फलाना, राजा ढिकाना। तो इस पर होता गया, वो उसको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके जो है कोर्ट में ले जाती है। जब वो कोर्ट में जाता है तो उससे बोलती है कि चलो बताओ तुमने वहाँ, मतलब कोर्ट वाले उससे पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तो वो कहता है नहीं मैंने तो कुछ नहीं करा। तो वो उसे ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं कि नहीं नहीं तुम अपना गुनाह मानो जो तुमने कहा है। तो वो बेचारा डर के मारे जो है, मार के डर के मारे अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लेता है कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे कह रहा था राजा के खिलाफ। अब होता क्या है कि उसको जब गुनाह वो अपना कबूल कर लेता तो उसको जेल में डाल देते हैं। जब वो जेल में डल जाता तो उसकी आज़ादी जो थी, जो उसकी लिबर्टी थी, वो उससे छीन जाती है। वो बेचारा जेल में रहकर आज़ाद तो नहीं रह सकता था। तो वो बेचारा अपना दिन काटता रहता है, कहता है यार मैंने क्या कहा, मतलब मैंने तो वही चीज़ें बोली जो मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जेल में डाल दिया गया, तो अब मैं क्या करूं। लेकिन लड़का वो बहुत ही मतलब शानदार था,
बड़ा होकर आगे कुछ अच्छा करने वाला था, इसलिए वो फैसला लेता है कि अब चलो मैं यहाँ हूँ, इसको मैं टाल तो नहीं सकता, लेकिन मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसीलिए वो राज्य में गुहार लगाता है कि उसे पढ़ने के लिए किताबें दी जाएँ, क्योंकि वो जेल में है, कम से कम किताबें तो वो पढ़ ही सकता है खाली समय ऐसे ही बर्बाद करने के बजाय। तो उसको सारी किताबें, उसको जो जो वो चाहिए थी वो सारी उसको दे दी जाती हैं। तो ऐसे दिन बीत जाते हैं, वो किताबें पढ़ता रहता, अपना टाइम निकालता रहता। लेकिन कहते हैं कि भाई सबके पेशेंस का एक अंत होता है, तो ऐसे ही उसका पेशेंस का अंत हो जाता है। वो कहता है कि मैं कब तक इस जेल में बंद रहूँगा, मैं इतना बड़ा गुनाह तो करा भी नहीं, तो इसीलिए मेरे को जो है वो मजिस्ट्रेट के पास, जो आपके राज्य का मजिस्ट्रेट है, जो ये मतलब सेनापति टाइप का ही कोई जो पर्सन है, उसके पास लेके जाओ। फिर से वो डिसाइड करेगा कि यार मतलब इतना टाइम हो गया, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहूँगा क्या। तो वो फिर से इसको जो है वो अपने सेना मतलब जो राज्य का जो मजिस्ट्रेट टाइप का पर्सन होता है उसके पास लेके जाते हैं। ये मजिस्ट्रेट को बोलता है कि भैया मुझे इतना दिन हो गए हैं गिरफ्तारी में और फलाना ठिकाना, अब तो माफ़ करो। लेकिन मजिस्ट्रेट जो है उल्टा ही फैसला सुना देता है, कहते हैं नहीं अब तो तुम्हें जेल में तो रहना ही रहना है, लेकिन अब तो तुम्हें जो है पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे, चक्की भी चलानी पड़ेगी। तो ये बेचारा मतलब गया किसी और काम के लिए था, लेकिन इसका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो गया, शोषण हो गया। अब इसे पता चला कि मतलब इसे पत्थर तोड़ने हैं, तो ये एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही था कि भाई इतने कुछ कहा भी नहीं, इसके हिसाब से कोई गुनाह भी नहीं, उसके बावजूद इससे ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा, ज़बरदस्ती जो है पत्थर तोड़वाए जाएंगे। तो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही था। पर कर क्या सकता था, ये बेचारा अपना जो है जेल में रह के पत्थर तोड़ने लगा, इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फिर भी ये कुछ नहीं कर सकता था। अब होता क्या है कि ऐसे ही एक दिन जब ये पत्थर तोड़ रहा होता है, तो इसको दिखाई देता है कि ये तो बहुत बड़ा है, 19 साल का ये लड़का, ये बहुत बड़ा है। 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 साल के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वहाँ पर लगे हुए थे। वो वहाँ पर ऐसे जो ये काम था उसमें लगे हुए थे, छोटे छोटे अपने बेचारे छोटे छोटे हाथों से जो है इन पत्थरों को तोड़ रहे थे, या जो और भी काम थे वो कर रहे थे। और इसको बहुत बुरा लगता है, और इसीलिए ये फैसला लेता है कि ये इन बच्चों के लिए कुछ करेगा, और ये वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाता है। भूख हड़ताल पर बैठ जाता है, बच्चों को अपने साथ इकट्ठा कर लेता है। जब ऑफिसर्स को लगता है कि ये सब तो गलत हो रहा है, धीरे धीरे ये सारी बातें बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते राजा के पास जाती हैं। राजा को पता चलता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, तो राजा उसको जो है फ्री करवा देता है और छुड़वा देता है, और अपनी जो सेनापति थे या अपने जो कोर्ट थे उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है। यहाँ पर हमारे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 24 तक जो है हमें याद हो चुके हैं इस छोटे से स्टोरी की वजह से। आर्टिकल 12 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है, वो बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि हमारे स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। वो स्टेट में बताता है स्टेट में क्या इंक्लूड होगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं, तो हमें स्टेट की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी। आमतौर पर स्टेट जब हमारे सामने कोई बोलता है तो हम समझ लेते हैं कि अच्छा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, इन सब के बारे में बोल रहा होगा। लेकिन आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन अलग ही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, स्टेट का सरकार, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल जो म्यूनिसिपैलिटीज़ या पंचायत, ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूड की गई हैं। तो आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बोलता है। तो जैसे जो राजा था उसके 12 राज्य थे, तो 12 स्टेट, तो यहाँ से ये हमारा आर्टिकल 12 जो है शुरू हो जाता है। तो 12 से हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट के बारे में बोल रहा है। इससे पहले की वीडियोस में हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, और हमने वो चीज़ें छोड़ी हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा कि 5 ऑफिसर गए, तो यहाँ पर हमने आपके लिए ये छोड़ दिया है कि अच्छा आर्टिकल 5 से सिटीजनशिप स्टार्ट होता है, ठीक ऐसे ही आर्टिकल 12 से जो है वो स्टेट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद क्या होता है कि उसको किताब मिलती है जंगल में, तो आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट से अलग होंगे वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, इनवैलिड होंगे, वॉइड होंगे। ठीक इसी तरीके से उस राजा को किताब मिली, उसने देखा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से उसका राज्य चल नहीं रहा था। वो फैसला लेता है कि भैया आप बुक के हिसाब से चलेंगे। आर्टिकल 13 लॉज के बारे में बोलता है। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो जैसे उसको पता चलता है, वो जा रहा होता है वापस अपना सब कुछ सीख साख के, रास्ते में उसको देखता है कि मेल और फीमेल में लड़ाई हो रही है, फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं, तो वो फीमेल को भी जो है समान पैसे जो है दिलवा देता है। तो वहाँ पर इक्वालिटी जो है हमारी इम्प्लीमेंट हो जाती है। इसके बाद जब वो अपने पैलेस में पहुँचता है तो वहाँ देखता गया है कि वहाँ पर जो है उस लेडी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नीची जात की थी। तो आर्टिकल 15 हमारा यही बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट। लेकिन स्टेट उस लेडी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा था क्योंकि वो नीची जाति की थी, वो वहाँ पर कुएं से पानी पी रही थी
तो वो ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 बोलता है कि ऐसा स्टेट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आर्टिकल 16 बोलता है एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी के बारे में, कि स्टेट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई नौकरी है, तो उसमें सभी पर्सन मेल फीमेल और कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस, इन सब के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलता है। और यहाँ पर आर्टिकल 16 से क्या हुआ था, जो हमारी लेडी थी उसको हमने क्या बोला था कि भैया हमारा सेनापति का ऑफिस जो है आप लोगे क्या, तो ये आर्टिकल 16 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि नहीं नहीं ये अछूत है, अछूत है, अछूत है। तो आर्टिकल 17 जो है हमारा इम्प्लीमेंट करता है अनटचेबिलिटी के खिलाफ प्रोविजंस। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इसके बाद राजा क्या करता है, उसको कलगी दे देता है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 18 आता है। आर्टिकल 18 बोलता है टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। पर यहाँ पर हमारा राजा जो है वो कलगी दे रहा है, वो एक टाइटल को रिप्रेजेंट कर रही है, इससे हम याद रख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिन बीत जाते हैं और अब हमारा सामने आएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ 12 से स्टार्ट हो गया, 18 तक आपको याद रहेगा, बीच में आप रिकॉल कर सकते हैं, अच्छा 13 कौन सा होगा, 14 कौन सा होगा। यहाँ अब 19 आपको याद कराने के लिए हमने 19 साल का लड़का लिया, 19 साल का बॉय, तो हमें यहाँ से याद आ जाएगा। अच्छा इससे पहले बाकी 18 तक ख़त्म हो चुका है, 19 से आपको फिर से याद हो जाएगा। तो 19 साल का लड़का था, उसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यूज़ किया, राजा के खिलाफ बातें बोली, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया तो कोर्ट के पास ले जाया गया। अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि फ्रीडम फ्रॉम कन्विक्शन, कि भाई आपको तभी सज़ा मिलेगी अगर आपने कोई अपराध किया हो, या आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने खिलाफ सबूत दो। ये किसका काम होगा, ये स्टेट का काम होगा। पता लगा है कि अगर आपने कोई क्राइम किया भी है तो जो है आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं, स्टेट पुलिस पता लगाएगी। तो यहाँ पर आपको कन्विक्शन जो है किसी ऑफेंस के लिए उससे प्रोटेक्शन मिलती है। तो ज़बरदस्ती आपने कोई अपराध ना भी किया हो तो यहाँ पर उस पर्सन को जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था कि भाई आपने राजा के खिलाफ बोला ज़बरदस्ती 19 साल के लड़के को, और फोर्स जो है उसको करके उसके खिलाफ उससे ही बोला गया कि अपना अपराध वो करो, एक्सेप्ट करो। फिर आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। उस पर्सन की कैसे चली गई थी, उसको जेल में डाल दिया गया, तो उसकी जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी थी, जो आज़ादी थी, वो उससे छिन गई। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21 में, जो बोलता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब जब वो लड़का जेल में था तो उसको लगा यार टाइम बर्बाद करने से क्या जा रहा है, तो किताबें भी पढ़ लेता है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 21 इम्प्लीमेंट हो जाता है। आर्टिकल 22 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट के बारे में, कि आपको ऐसे ही कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है, आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा विद इन 24 आवर्स। आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी, आप अपनी मर्ज़ी के वकील से कंसल्ट कर सकते हो। इस तरीके की बात है आर्टिकल 22 बोलता है। अंदर क्या लिखा हुआ है वो हम स्पेसिफिकली याद कर सकते हैं, अलग अलग प्रोविज़न, इसके आगे वीडियो हम बना लेंगे। तो यहाँ वो अरेस्ट हो चुका था, वो परेशान भी हो चुका था, पेशेंस भी उसका जा चुका था। वो कहता है कि अपने राज्य के मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, कम से कम वो डिसाइड तो करे आगे मैं कितना और जेल में रहूँगा। तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। आर्टिकल 22 यही बोलता है कि भैया आप आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं किए जा सकते, और वो आर्बिट्रेरी अरेस्ट था। तो यहाँ पर आर्टिकल 22 हो जाता है। इसके बाद होता क्या है, मजिस्ट्रेट फैसला देता है कि नहीं भैया तुम जेल में तो रहोगे ही रहोगे, लेकिन तुम्हें पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे। अब वो जो पत्थर तोड़ना था वो एक तरीके की फोर्स लेबर थी। सो हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है 23, 24, ये हैं दो फंडामेंटल राइट्स, 23 एंड 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो यहाँ पर फोर्स लेबर वो बंदा 19 साल का लड़का बेचारा कर रहा था। तो ये आर्टिकल 23 यहाँ पर हमें होता हुआ दिखाई देता है, मतलब उसके प्रोविजंस के खिलाफ। वहाँ पर वो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे भी थे। 24 क्या बोलता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कारखाने में काम नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे एक स्पेसिफिक एज के बाद में। तो वह वहाँ देखता है कि छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, और उनके लिए वो डिसीजन लेता है कि चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और फाइनली वो बात राजा को पता चलती है और वो छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 24 तक हमें मेमोराइज हो चुके हैं। इसी सीरीज़ में हम आगे 24 से आगे चलेंगे, 25 से लेके आगे जितने भी नियरली 10 प्रोविजंस के आसपास जो है हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम अपने प्रोविजंस को, आर्टिकल्स को बहुत ईजिली जो है छोटी छोटी कहानियों की मदद से ऐसे ही याद कर लेंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।